अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत हो। फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेकेबल विजडम। आज हम रेस्पिरेशन, लंग्स और प्राणायाम के बारे में बात करेंगे कि इसमें कितनी खूबियां हैं और किसके आधार पे होम्योस्टेसिस, संतुलन और अच्छा जीवन कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे जीवन का जो ऑब्जेक्टिव है, धर्म है, वो इम्पेकेबल विजडम है, अखंडता है, जिसे जान के सारी चीज़ें आसानी से देखी जा सकती हैं और दुनिया में नया सिलेबस, नई किताबें, नई विचारधारा, नई सोच हम दुनिया को दे सकें। और मेरी सबसे बड़ी डिस्कवरी, ग्रेटेस्ट डिस्कवरी, जो अनमोल आविष्कार दिव्यांग है, जिससे कुदरत की हर खूबसूरत चीज़ बनाई गई है। उसी चीज़ को आधार पर रखते हुए हम रेस्पिरेटरी सिस्टम या सांस लेने की प्रतिक्रिया, लंग्स और प्राणायाम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ताकि हम पूरे जीवन में बिल्कुल हर तरीके से सुरक्षित हों, अच्छे हों, बिना बीमारी के हों, हर तरीके से मुकम्मल हों। ये सारी विचारधारा, ये सोच मेरे इतने साल की एजुकेशन के आधार पे ही है। यही विद्या है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ चाहते हैं, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है। मैं डॉक्टर हूं और मैं चाहता हूं कि दुनिया का हर बच्चा, हर इंसान, हर जगह पे सुरक्षित हो, उसमें परफेक्ट फिजिकल हेल्थ हो, किसी किस्म की कोई भी दुविधा ना हो, उसे इमोशनल स्टेबिलिटी हो, किसी किस्म की बीमारी ना हो, वैराग हो, राग हो, द्वेष हो, और हर इंसान हर चीज़ के साथ उसे लगाव होना चाहिए। सबको अपना परिवार समझना चाहिए और किसी को भी किसी किस्म की पैसे की या खाने पीने किसी चीज़ की भी कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मैं बार बार कहता हूँ, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता पात्रताम च धन उत्पत्ति धर्म च सुखम। अगर आप दुनिया में कल्याण चाहते हैं, सबसे पहले आपको इम्पेकेबल विजडम देनी चाहिए। और जिसमें इम्पेकेबल विजडम है, वो इंसान हमेशा बिल्कुल हम्बल रहेगा, ह्यूमिलिटी रहेगी, उसमें किसी किस्म की ईगो या अहंकार नहीं होगा। और जब वो दूसरों के साथ काम करेगा तो वो एक सबके साथ प्रेम के साथ काम करेगा। जब प्रेम के साथ वो काम करेंगे, हर चीज़ में धन की उत्पत्ति होगी। जहाँ धन होगा वहाँ धर्म होगा, जहाँ धर्म होगा वहाँ सुख होगा। उससे ही दुनिया का कल्याण हो सकता है। मैं आज भी चाहता हूँ कि हर इंसान को हर तरीके से काम में जोड़ना चाहिए, मगर उसका आधार पढ़ाई 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 पे ही होना चाहिए। और जिस किसी में किसी को भी शिक्षा से दूर नहीं रखना चाहिए। अगर कोई मुझसे माने तो ग्रेजुएशन लेवल तक सारी पढ़ाई मुफ्त में होनी चाहिए, पूरी दुनिया में होनी चाहिए, एक ही सिलेबस होना चाहिए। अगर होगा तो सबको एक जैसा मौका मिलता है। फिर उसके बाद वो स्किल के आधार पे क्या काम कर सकते हैं, कौन सा अच्छा है, उनका योगदान है, उसके हिसाब से हम उनको ज़्यादा मान्यता दे सकते हैं, धन भी दे सकते हैं, जो भी है। हर इंसान को अपनी क्षमता के आधार पे ही आगे बढ़ना चाहिए। उसका जाति, धर्म, देश कुछ लेना देना ना हो। यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। शायद इसलिए मैं अकेला ही सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारी दुनिया को साथ लेके चलता हूँ, इसलिए कुदरत मेरे साथ है। और इस पे चलेंगे तो सारी दुनिया एक बन जाएगी, दुनिया में संतुलन आ जाएगा। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और उसके आधार पर सारे धर्म, साइंस, स्पिरिचुअल साइंस बन जाएंगे। सब में एक ही चीज़ नजर आएगी, तेरा मेरा, मेरा तेरा कुछ नहीं, कि सबका सब हमारा बन जाएगा। जब वो बन जाएगा तो दुनिया में सच्चित आनंद का अनुभव सबको हो जाए। और जिस दिन सबका आनंद, उसे मैं कहूँगा कि वो सत्ययुग होगा, जब फर्स्ट स्टेज ऑफ इम्पेकेबल विजडम होना चाहिए। ये एक छोटी सी शुरुआत है। मुझे पूरा विश्वास है कि हर इंसान के अंदर अंतरात्मा है और हर अंतरात्मा कुदरत की देन है। वो दुनिया में एक अपनापन या अखंडता ही देखना चाहते हैं। अब आगे चलते हैं। हम जीवन में ये चीज़ें पा नहीं पाते हैं। और जहाँ तक कि मैं कहूँगा कि डिजीज़ फ्री लाइफ, जब बीमारियों से मुक्त जीवन भी इंसान के लिए मुश्किल है। हम कहीं ना कहीं कुछ इन छोटी मोटी बीमारियों से, जब बड़ी बीमारियों से आते जलते रहते हैं। मगर उसके पीछे कारण क्या है? मैं यही मानता हूँ कि जो भी ज्ञान हमें मिला है वो अधूरा है। और जितनी भी हम कोशिश करते हैं ढूंढने की,
हमें वो सत्य नहीं मिलता है, क्योंकि हर चीज़ में कोई ना कोई गलती होती है और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम देखते हैं कि हम उसमें संपूर्ण नहीं हो रहे हैं, अखंड नहीं हो रहे हैं, और साथ में क्योंकि हम फेल हो रहे हैं इसलिए हम में आगे चलने की क्षमता भी खत्म हो जाती है, हम भी तामसिक बन जाते हैं। हमें सात्विक रहना चाहिए और संतुलन के साथ चलना चाहिए, और उसका आधार सिर्फ राइट एजुकेशन ही हो सकता है। डेफिशिएंट नॉलेज जो सब्जेक्ट का है वही दुविधा का कारण है, और ख़ास करके सेहत के बारे में, अपनापन के बारे में मैं यही कहूँगा, मेडिकल डॉक्टर होने के नाते हम परफेक्ट एनाटॉमी, परफेक्ट फिजियोलॉजी, परफेक्ट बायोकेमिस्ट्री और परफेक्ट साइकोलॉजी की दुनिया के साथ दिखाई नहीं रहे हैं। हमारी जितनी भी रिसर्च है वो डिजीज़ मॉडल पे है, पेशेंट के आधार पे है, जिसमें अलग अलग किस्म की हैं। हम वो काम डॉक्टरों पे छोड़ देते हैं कि उनका धर्म है कि उनको कैसे ठीक करना है। मगर मेरी इच्छा है कि हमें सारे बच्चों को स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, रिसर्च में सबसे पहले अखंडता देनी चाहिए। उसके आधार पे ही उनकी सोच में सच्चाई, ईमानदारी और आगे बढ़ने का लक्ष्य ज़्यादा है, क्योंकि वो सब एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक ही सोच रहे हैं, तो उनमें भी संतुलन ही रहेगा और कुछ नहीं है। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें अज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से प्रज्ञान, प्रज्ञान से अखंडता की तरफ जाना पड़ेगा, और वो देनी पड़ेगा जो इम्पेकेबल विजडम है। ये मुश्किल काम है, कभी हुआ नहीं है, मगर मुझे लगता है कि दिव्यांग के आधार पे, अखंडता के आधार पे मैं एक शुरुआत कर सकता हूँ, और वही कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि बाकी वाले भी एक एक करके इसके साथ जुड़ जाएंगे और हम दुनिया में संतुलन ले आएंगे। मुझे दुनिया में शांति ही देखनी है, मुझे किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। मैं सबका योगदान अच्छा है, मैं उनसे अच्छी चीज़ें लेके दिव्यांग के आधार से दुनिया को दे रहा, क्योंकि मैंने जो भी पाया है दुनिया में ज्ञान से ही पाया है। जो हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उनका योगदान है, उसके आधार पे ही मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। ये भी जीवन का एक साफ सुथरा विचार भी है और वर्णन भी है। अब आते हैं मिसकंसेप्शन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। प्राणायाम का मतलब है आर्ट ऑफ ब्रीथिंग है, ये तो साफ है, और शुद्ध तरीके से लेना है, और राइट ब्रीथिंग के कारण ही हम जीवन भर सुरक्षित रह सकते हैं। अगर हमारी ब्रीथिंग बराबर नहीं है, किसी किस्म की दुविधा है, वो दुविधा का कारण बन सकता है, बीमारियों का कारण बन सकता है, जहाँ तक कि हम बीमार भी हो सकते हैं। और मेरा ये भी मानना है कि हम जो बच्चों को स्कूल से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुझे स्कूल के बच्चों को या कॉलेज के बच्चों को या यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है, तो एक अच्छा सवाल मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द प्राइम फंक्शन ऑफ ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन इटसेल्फ। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इवन ब्रिलियंट स्टूडेंट ये कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, और मैं समझता हूँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस अपने आप में अधूरा सवाल है, क्योंकि हम सब गैसेस को नहीं लेते हैं। हम दो ही गैसेस को लेते हैं, जिसका इंस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन का है और एक्सपिरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। यही दो चीज़ हैं। मगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी परिभाषा इस सवाल की क्या है, तो मैं यही कहूँगा, राइट, अब्जॉर्ब वाइटल ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो समुद्र तट में 160 है, वो एल्वियल लेवल पे 100 आ जाएगी, दिव्यांग है। दूसरा इशू वो एक्टिव प्रोसेस है, एक्सपिरेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है, और पैसिव प्रोसेस में 61.803% तक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, क्योंकि उसकी रेशो ही उतनी है, बाकी चीज़ें अंदर ही रहती हैं, जिसके आधार पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में भी बनता है, इंटेस्टाइन में भी बनता है। एट द सेम टाइम अल्कली ऑल्सो इसी से बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बनिक एसिड से हाइड्रोजन एक तरफ जाए तो एसिडिक बन जाता है, बाइकार्बन दूसरी तरफ चला जाता है तो अल्कली बन जाता है, जो बैलेंस भी कहीं पानी से ही निकला हुआ है। ये भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा आ जाते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो मैंने कहा कि 38.1966% है, और पैसिव जो है ये है। अगर ये विचारधारा हम देते हैं, उनमें वो सोच आएगी कि तुम्हें आगे क्या देखना है। हम
मुझे याद है कि बचपन में मैंने गाना था, एक सवाल तुम करो एक सवाल मैं करूं, हर सवाल का जवाब भी एक सवाल ही हो। ये ससुराल पिक्चर का गाना है, बहुत बढ़िया है कि हम अगर बच्चों में सोच कर समझ कर आगे कंपटीशन ले जाते हैं, एक सवाल पूछा जाता है, वो ऐसा जवाब दें, उस जवाब के अंदर भी एक सवाल हो और वो सोच करके आप लिख सकते हैं। और जो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, सब्जेक्ट को पूरे तरीके से जानते हैं, अखंडता को जानते हैं, वो टीचर के पहले सवाल का जवाब देते हैं, मगर उसके बाद सारे सवाल वो खुद ही तय करता है, उसके जवाब देता है, जिसमें वो अखंडता आ जाती है। ये मैंने अनुभव मेडिकल कॉलेज में भी किया है, आज भी किया है और आगे भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो है, इसकी शुरुआत दो नाक से शुरू होती है, नेसल कैविटीज़ हैं, उसके बाद नेसोफेरिंग्स है, फिर ओरोफेरिंग्स है, उसके बाद लैरिंग्स है, और लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया है, ब्रोंकस है, ब्रोंकियोल्स हैं और एल्वियोलाई एल्विसैक जो इसमें देख सकते हैं। मगर इसकी जितनी भी डिविजन्स हैं, जिससे छोटा हो रहा है, उसमें आप दिव्यांग ही देख सकते हैं। ये भी एक खूबसूरत चीज़ है, कुदरत की देन है, मगर इसमें डायकोटमस डिविजन्स होती हैं, ये फाइब्रोनेसी सीक्वेंस की तरह नहीं है। ये भी एक चीज़ देखनी, बढ़ते 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 जितनी दूर तक दिव्यांग के आधार पे डायकोटमस है, दिव्यांग सीक्वेंस नहीं है। मैं ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी खूबी ये है, अगर समुद्र तट पर चेन्नई में 160 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है, तो एल्वियोलर लेवल पे उसकी भाषा 100 mm बन जाती है। आप देख लीजिए, मैं इस चीज़ को आप एक पिक्चर से दिखा रहा हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन एट सी लेवल इज़ 160 मिलीमीटर, वो एटमॉस्फेयर में है, वो ऑक्सीजन अंदर आ रही है, तो वो जब एल्वियोल लेवल पे आती है तो उसकी वैल्यू जो है 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बन जाती है। फिर वो खून में, रक्त में आ जाती है, फिर रक्त चलते लंग से रक्त से आके हार्ट में आ जाता है, और हार्ट के बाद उसे पूरे जिस्म में पेश किया जाता है, और जो आर्ट्रियोल लेवल कैपिलरी के माध्यम से सेल रेस्पिरेशन आ जाती है। वह सेल रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को लिया जाता है, उसको ग्लूकोज के साथ कार्बन डाइऑक्साइड में बदल के वो कार्बन डाइऑक्साइड वीनस रिटर्न से वापस राइट साइड ऑफ द हार्ट में आ जाता है, उसके बाद वो लंग्स में जाता है, फिर वो एक्सपेल हो जाता है। ये जो पूरा प्रयास है वो देखने योग्य है। फर्स्ट जो वेंटिलेशन है, उसके बाद एक्सचेंज गैसेस हैं, फिर आगे चलते फिर सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद फिर एक्सचेंज आ जाती है। अगर ये चीज़ हम समझ लें तो मैं समझूंगा कि हमने रेस्पिरेशन को ठीक तरीके से समझा है। दूसरा, सेलुलर लेवल पे जो ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर है वो 40 तक आ जाती है, तो आप देख लीजिए इसमें भी दिव्यांग ही है और कुछ नहीं है। अब हम नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो रेस्पिरेशन जब जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के नहीं जुड़े हैं, जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो ऑक्सीजन का अब्जॉर्प्शन है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपल्शन है, मगर उसके अलावा भी रेस्पिरेटरी सेक्शन के बहुत से फंक्शन हैं, वो हमें जानने चाहिए अगर हमें रेस्पिरेशन को समझना है। तो सबसे पहला जो मुख्य क्रम है वो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है। ये कहने का मतलब जो भी चीज़ें हम बाहर से लेते हैं, स्मेल करते हैं, अंदर लेते हैं, उसमें अलग किस्म के पदार्थ होते हैं। पूरा एटमॉस्फेयर ही ख़राब है, वो इतना शुद्ध नहीं है जैसा होना चाहिए, मगर उसके अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए कुदरत ने हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ चीज़ें दी हैं जिसके आधार पे उन सब का संतुलन हो जाता है। जैसे कि नाक में बाल हैं, वो 10 माइक्रोग्राम ऑर्गेनिज्म तक पकड़ लेते हैं, फिर उसके बाद उससे स्नीजिंग शुरू हो जाती है और एक एक करके हम उसे फेंक देते हैं, जो फेलर डिफेंस मैकेनिज्म है। पार्टिकल नाक में गुरा है, हेयर के साथ जुड़ता है और हम स्नीज करके उसे फेंक देते हैं, विंड एनर्जी के साथ फेंक देते हैं। उसके बाद जब ब्रोंकियल हैं, वो 2 to 10 माइक्रोग्राम तक की जितने भी पदार्थ हैं उसे हम कफिंग करके बाहर फेंक देते हैं।
ये भी डिफेंस मैकेनिज्म है, और इसके लिए पूरे संतुलन को रखना बहुत ज़रूरी है। जब आगे नीचे जाते हैं तो ब्रोंकियोल्स आते हैं, और उनका जो साइज़ है वो 2 माइक्रोन से भी कम है। वहाँ पे डिफ्यूजन होती है, और जो चीज़ें अंदर आ जाती हैं उसे अंदर ही अंदर मार दिया जाता है, पहले बाहर फेंक दिया जाता है। अगर देखा जाए, जो कोल्ड है, जुकाम है, जो पानी का है, वो भी नाक में ही आता है। उसके बाद जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी इन्हीं चीज़ों को बचाने के लिए है। ये चीज़ें भी देखने के योग्य हैं। और दूसरा, डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है, उसके लिए गले में टॉन्सिल्स हैं और एडिनॉइड्स हैं। टॉन्सिल गले की दोनों साइड पे हैं, उनका डिफेंस मैकेनिज्म आपको बचाने के लिए है। इसको टॉन्सिलिटी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसको भी सुरक्षित कर सकते हैं। और एडिनॉइड जो हैं वो नाक के अंदर हैं, पोस्ट नेसल ड्रिप की तरफ हैं, वो भी उसी डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं जो कुदरत की देन है। हमें इन सब चीज़ों को बचा के रखना चाहिए। शायद इसलिए जल नेथी और इन्हेलेशन बहुत लाभदायक है। अब आगे चलते हैं तो जहाँ सर्फेक्टेंट्स आते हैं, सर्फेक्टेंट डिफ्यूजन में अच्छा काम करते हैं। अब आ जाते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन की तरफ, और नाक में भी काफ़ी ऐसे मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर है, वो नाक भी साफ कर सकता है, लेफ़्ट राइट राइट लेफ़्ट, और काफ़ी एवेपोरेशन भी हो सकती है। ब्लड वॉल्यूम को भी कंट्रोल करने में रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। फार्मोलाइटिक फंक्शंस भी हैं, रेगुलेशन ऑफ बॉडी वाटर फ्लूइड्स का भी है। स्पीच और रेगुलेशन भी उसके साथ ही है, आवाज़ भी उससे ही आती है। आवाज़ को बंद करके गीत गाकर, आवाज़ को मॉड्यूलेशन कर एक ड्रामा आर्टिस्ट की तरह स्पीच बनाना, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही काम है। और बॉडी पीएच रेंज, एसिड बेस बैलेंस को वर्क कराने में भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, हाइड्रोजन और OH जब बाइकार्बोनेट अच्छा काम करता है, ताकि हमारे जिस्म में फ्लूइड की जो मात्रा है 7.4 के करीब रहनी चाहिए। लिटिल अल्कलाइन है, बस यही नॉर्मल है। 7 एसिडिक है, 7.4 इज़ द परफेक्ट वन। और ऑल्फेक्शन, सांस लेने की जो है वो भी नाक के साथ ही जुड़ी है। हम उसके कारण देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या है, स्मेल देख सकते हैं, और अलग किस्म के पदार्थ को जानने की, पहचानने की क्षमता हम में है। हम शायद कुछ डॉग्स की तरह नहीं हैं, मगर फिर भी हम ज़्यादा चीज़ें स्मेल कर सकते हैं। हम उसे भी देखने की कोशिश करेंगे। और ऑल्फेक्शन का, स्मेल का और टेस्ट का भी अच्छा संबंध है, और दोनों ही केमिकल एनर्जीज हैं। आँखें, कान और स्पर्श इलेक्ट्रॉनिक है, मगर ऑल्फेक्शन और टेस्ट, स्मेल और टेस्ट केमिकल हैं। इनका भी संतुलन अच्छा है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एट द सेम टाइम सेक्सुअल बिहेवियर में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम करता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे एनिमल्स हैं, हम सब हैं, जिसके डिफरेंट पार्ट की स्मेल अलग है। खास करके पेरिनियम की आवाज़ फेनोम के कारण उसमें वो अट्रैक्ट करने की शक्ति है। शायद वो चीज़ किस स्टेज में, कौन सी स्टेज है, वो भी एक कारण बन जाता है फॉर फर्दर एक्शन के लिए। अगर उस तरीके से देखा जाए, नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस अपने आप में सबको जानने चाहिए, क्योंकि हमें अखंडता आती है, फिर ही ज्ञान, संज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता तक हम संपूर्ण समझ लेंगे तो हमारा पूरा दिमाग, मस्तिष्क एक बराबर बन जाता है। दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हमें एक कॉलम नहीं बनाना चाहिए। 64 लेवल को समझकर हर तरीके से करेंगे, फिर भी हम में संपूर्णता आएगी, फिर ही हम हर इंसान को समझ पाएंगे। अगर हम एक में ही माहिर हैं, बाकी 63 आर्ट्स में नहीं है, तो हम में अहंकार आ जाए कि मैं सब जानता हूँ, ये कुछ नहीं जानता है। मगर हकीकत में देखा जाए, वो संपूर्णता को नहीं जानता। जब तक हम संपूर्णता से सब आर्ट को समझेंगे, चाहे वो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, डिफरेंट सब्जेक्ट है, हमारा ज्ञान इतना है, इतनी क्षमता है, हम सब चीज़ को समझ सकते हैं, अखंडता ला सकते हैं।
वो सोच आ जाएगी तो उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेस्पिरेशन में जिन चीज़ों के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, अगर दिमाग में ऑक्सीजन नहीं है वो 3 मिनट के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। बस यही जीवन का सत्य मैं इस पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि रेस्पिरेटरी जो मूवमेंट हैं 2 किस्म की हैं। ऐसे ऊपर देखिए वो चेस्ट है, लिवर है और साथ में डायफ्राम है उसकी, मगर नीचे जो बीच की पिक्चर है, एक में बकेट है दूसरे में हैंडल है। ये 2 प्रतिक्रियाएं हैं जो हम रेस्पिरेशन में काम करते हैं। जैसे हम डार्क सांस लेते हैं तो एक तरफ एक्सपेंशन होती है, दूसरी तरफ आगे का हिस्सा ऊपर आ जाता है। शायद यही चीज़ साइंटिस्ट ने बकेट और हैंडल के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है कि जब हम सांस लेते हैं एक्सपैंड राउंड हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, इंस्पिरेशन आ जाती है और फ्रंट के जो हिस्से हैं वो ऊपर आ जाते हैं, स्टर्नम ऊपर आ जाती है। बस यही जीवन का सत्य है। इसे देखिए कि अगर जिस तरीके से है, किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप संपूर्ण तरीके से रेस्पिरेटरी मूवमेंट कर सकते हैं। ये भी हम बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ाना चाहिए। अब आ जाते हैं कि डिज़ाइन जो ब्रीथिंग है, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा है कि एनाटॉमी की तरह देखें तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जो नोज, नॉस्ट्रिल, लिप्स, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स तक है। इस हिस्से में 6 हिस्से हैं। मगर जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें ट्रेकिया आता है, प्राइमरी ब्रांक्यूल्स आते हैं, मैनी ब्रांक्यूल्स आते हैं, एल्वियोलाई डक्ट्स आते हैं, एल्वियोल सैक्स आते हैं, एल्वियोलाई आते हैं। इसमें 16 डिवीजन है। 16 और 6 मिलकर 22 बन जाते हैं। वही दिव्यांग का हिस्सा है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पे भी दिव्यांग का 22 आ जाता है, जो एक्सटर्नल मसल्स हैं और इंटरनल चेस्ट मसल्स हैं और डायफ्राम है, ये भी रेस्पिरेशन में बहुत काम देता है। जब भी हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे जाता है और चैन एक्सपेंड होती है और नेगेटिव प्रेशर आ जाता है। इसमें इंस्पिरेशन आने के चांसेस बहुत बढ़िया हो जाते हैं। हमें इन सब प्रतिक्रियाओं को समझना चाहिए ताकि हम संपूर्ण हो जाएं। फिर पल्मोनरी आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, एपिलरीज, वेंट्रियोल जितने भी हैं उसमें ही ऑक्सीजन का अब्जॉर्प्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज हो जाता है। यही है। अगर दूसरी तरफ देखें, अगर लंग्स में देखें, जो राइट साइड लेफ्ट साइड का लंग है उसके 2 ही हिस्से हैं, वो जो राइट लंग है उसके 3 हिस्से हैं। ये जो 2 और 3 की रेशो भी दिव्यांग ही है। और इस तरीके से देखा जाए तो जब हम इंस्पायर करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, उसकी जो नॉर्मल परसेंटेज है वो 38.1966% ही है। जो एक्सपिरेशन है वो पैसिव है, इंस्पिरेशन एक्टिव है, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। मगर एक्सपिरेशन खुद ब खुद हो जाती है, पैसिव है। मगर इसकी ड्यूरेशन 61.8034% है। इसका मतलब कि इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगी। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टमक किडनी बनाने के लिए, और जहाँ तक बाइकार्बोनेट और अल्कलाइन मीडियम इन पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए भी ज़रूरी है। सो इसमें पीएच का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ब्रेन स्टेम में न्यूक्लियाई हैं वो भी इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि जब इंस्पिरेशन लेते हैं तो वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दिव्यांग तरीके से आगे बढ़ते हैं। जैसे सी लेवल पे 160 है, एल्वियोल लेवल पे जे है, वो रेशो भी दिव्यांग का है। और जो वीनस लेवल पे आते हैं तो वो 40 आ जाता है, वहाँ पे भी दिव्यांग है। आप खुद देखिए कि कुदरत ने इस हिस्से को कितना वाइटल बनाया, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आप रह भी नहीं सकते हैं। तो ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। जैसे ग्लूकोज का वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्पॉर्टेंट है, वैसे ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब ये पर्टिकुलर पिक्चर मैं बार बार इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि दुनिया में कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन में माउथ टू माउथ ब्रीथिंग को बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा दिया गया था। मानता हूँ किस ऑफ लाइफ कहा जाता है, मगर मैं जहाँ तक कि मैं मानता हूँ कि ये प्रतिक्रिया गलत थी, गलत है और हमेशा गलत रही। और मैं कॉलेज टाइम से ही कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब कार्डियक अरेस्ट हो गया है, खून की रफ्तार ही नहीं है,
फिर आप ऑक्सीजन दे के क्या करने वाले हैं? ऑक्सीजन से कुछ नहीं होने वाला है। आप तो पहले खून को रफ्तार में लाना पड़ेगा। अगर खून रफ्तार में नहीं आएगा तो काम नहीं होता। इसलिए शायद ये पर्टिकुलर ABC फेल हुआ है। मगर मैं वो दिशा दिखाने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि खून की ज़्यादा रफ्तार 61% वीनस रिटर्न में है। अगर आप टांगों को उठा लेंगे, ये खून जब बराबर हार्ट की तरफ आएगा, इसमें हार्ट को काम करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि चाहे वो नीचे का हो या सर का हो, खून कहीं ना राइट वेंट्रिकल में आता है, और जो होल है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, वहाँ पे ही SA नोड है। और मैं समझता हूँ कि SA नोड का जो स्टिमुलस है वो वीनस प्रेशर ही है और कुछ नहीं है। अगर वीनस प्रेशर आ जाएगा, उसकी स्टिमुलेशन हो जाएगी, तो वो आगे काम करना शुरू हो जाएगा। इसे ही शायद हम थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं। और इतना प्रेशर बढ़ेगा, उतना वापस आएगा, उतनी जल्दी ही SA नोड, AV नोड काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद हार्ट रेस्पिरेशन बिल्कुल ठीक हो जाती है। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे अगर वो काम नहीं करता है तो हम दूसरे प्रोसेसेस लाइक हार्ट प्रेशर करने के, खून को रफ्तार में लाने के लिए जो डायरेक्ट स्टिमुलेशन देने की भी कोशिश कर सकते हैं। मगर पाँव को ऊपर उठाना मैं समझता हूँ कि ज़्यादा लाभदायक होगा। अगर उसके बाद आप जिसमें इंस्ट्रूमेंट करके, डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल करके भी आप कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। मगर अब मैं एक ऐसी विचार रिसर्च दिखाना चाहता हूँ जिसे हम EECP कहते हैं। वो है एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन टू इंक्रीज। और मैं मानता हूँ जो हमारी बास्त्रिका टेक्निक है, जिसमें नीचे के एब्डोमेन को बार बार दिखाया जाता है, वो भी नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, जिसमें प्रिवेंशन हो सकती है। ये ब्लॉक्स कर जा सकते हैं। और जहाँ तक कि डायबिटीज़ के ब्लॉक हों या हार्ट के ब्लॉक हों, कोरोनरी ब्लॉक हों, उन सब को भी EECP से ठीक करने का प्रयत्न काफ़ी हद तक लाभदायक है। और वही चीज़ हम वास्त्रिका के माध्यम से अपने जीवन में कर सकते हैं। इसके लिए ये मैंने पट्टी बनाया कि ये आपको प्रिवेंशन के लिए बहुत लाभदायक है। और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा, हर इंसान इस चीज़ को जाने, ताकि उसे इमीडिएटली हो पाँव ऊपर उठा दे। बस उसके ज़्यादा हो ना हो, इतना काम हो जाएगा तो समझता हूँ कि शुरुआत अच्छी है। अब आते हैं ब्लड पे। खून, रक्त की जो प्राइम फंक्शन है उसको जानेंगे तो ही हम ऑक्सीजन का या इन सब चीज़ों का पूरा लाभ उठा पाएंगे। बिना खून के तो ऑक्सीजन जा भी नहीं सकती है। तो खून का रेस्पिरेशन के साथ जोड़ना अनिवार्य है। इसलिए मैं इसे एक पैसिव तरीके से, जो संपूर्णता से, अखंडता से सारे जुड़े हुए चीज़ों को जो रेस्पिरेशन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और सेहत के साथ ज़रूरी हैं, वो एक ही विषय की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब रक्त की तरफ, खून की तरफ, मैं सबसे पहले हर वीडियो में जो डेफिनेशंस हैं वो अच्छे तरीके से दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी किताबों में और आर्टिकल्स में, मैगज़ीन में वो ज्ञान नहीं है जो संपूर्ण है। वो अधूरा ज्ञान करके और अलग अलग तरीके से देकर लोगों ने कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ गया है। अब इसे ठीक करने के लिए मेरी तरफ से जो पहली विचारधारा है कि लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ ब्लड करेक्टली। खून इज़ अ हाईली स्पेशलाइज्ड रेड हाइड्रोजनस फ्लूइड। इसका मतलब जो रक्त है वो लाल रंग का है और इसमें होमोजेनस नहीं है, अलग किस्म के पदार्थ हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ये कहने की। और जिसमें जितने भी सेल्स हैं वो सर्कुलेट कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। सबसे पहले ये लाल रंग का है, हेट्रोजेनस है, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इसका सप्लाई होता है। दूसरा विषय जो उतनी आता है, ये ऑर्डिनरी फ्लूइड नहीं है, हेट्रोजेनस फ्लूइड है मगर ऑर्डिनरी नहीं है, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। जब कनेक्टिव टिश्यू की बात आती है तो ये चीज़ आती है, ये कनेक्टिव कैसे है, सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर सेल्स भी हैं, फ्लूइड और सेल दोनों एक तरह से मूवमेंट कर रही हैं।
जो एक्वस सोल्यूशन है, वाटर का सोल्यूशन है, जिसमें क्रिस्टल्स भी हैं, कोलाइड्स भी हैं, और उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जो प्लाज्मा है उसमें सेल हैं, वो पूरे एक करके हेटेरोजेनियस की तरह चल रहे हैं, वो जानना ज़रूरी है। और दूसरे कनेक्टिव टिश्यू जितने भी होते हैं उनमें कनेक्टिविटी रहती है, एक के बाद एक सेल होता है। वहाँ जहाँ पे इंटरकनेक्शन सेल में नहीं है, सेल चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हों, वाइट ब्लड सेल्स हों, प्लेटलेट्स हों, वो अलग तरीके से स्विम करते हुए पूरे जिस्म में चलते रहते हैं, वो बंधे हुए नहीं हैं और बंधने भी नहीं चाहिए। शायद इसलिए ही खून को हम डिवाइन सीट ऑफ लाइफ या होम्योस्टेसिस भी कह सकते हैं। अगर खून ठीक है, बायोकेमिस्ट्री ठीक है, तो समझिए आप सुरक्षित हैं। मेरा मेडिकल डॉक्टर होने के नाते, डॉक्टर होने के नाते, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट होने के नाते सबसे पहले यही है कि अपना हर 6 महीने, 1 साल में एक बार ब्लड टेस्ट करवाइए। फास्टिंग भी कीजिए, पोस्ट प्रेंडियल भी कीजिए, और सारे ही जितने भी बायोकेमिस्ट्री के पैरामीटर्स हैं सबको कीजिए। जब से मैंने पीएचडी रिसर्च शुरू की थी 93 से, अब 30 साल में हर 6 महीने 1 साल के बाद मैं ब्लड टेस्ट करता हूँ। मगर आज के दिन 73 की उम्र पे मैंने कल भी जो ब्लड टेस्ट किया था, उसकी जो रिपोर्ट है वो 21 ईयर के परफेक्ट है। और मैं यही कहता हूँ कि हर रिपोर्ट जो आती रिपोर्ट है पिछली रिपोर्ट से बेटर ही है, और परफेक्शन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एज ए रिजल्ट मैं यही कह सकता हूँ कि दिन ब दिन रिवर्स ऑफ एजिंग, जब शुरू में मैंने ये शुरू किया था तो प्रिवेंशन की बात की थी, उसके बाद कर्टेल ऑफ एजिंग की बात की थी, आज मैं रिवर्स ऑफ एजिंग की बात कर रहा हूँ कि जैसे ही मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, बायोकेमिस्ट्री उतनी ही 21 पास के आ जा रही है। और हर तरीके से वो है जो शायद मैंने कभी पहले अनुभव भी नहीं किया था, पहले देखा भी नहीं था। मगर खाने और पीने, प्योर वेजिटेरियन डाइट, जिसमें जो चीज़ें अच्छी हैं, जिससे फ़र्क हो सकता है, उसके आधार पे मैंने बदलाव किए हैं और उसका असर देख सकता हूँ। और यही चीज़ मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। हर इंसान में खाने से ही, इसलिए मैंने आयुर्वेद को पहले डाला था कि आयुर्वेद के माध्यम से प्राइमरी आप निर्गुण निर्दोष खाना खाएंगे तो आप बिल्कुल ठीक होंगे, किसी किस्म की कोई दुविधा नहीं होगी। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं वही दिखा रहा हूँ जो मैंने खुद किया है और जिसका असर देखता हूँ। अगर मैं पूरे दिमाग में 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आंखें खोल के पैदा कर सकता हूँ, जो दुनिया का पहला आदमी है, और कर्टेल ऑफ रिवर्स ऑफ एजिंग कर सकता हूँ और दुनिया को दिव्यांग फॉर द फर्स्ट टाइम दे सकता हूँ, तो दुनिया को मेरे जीवन को सीखना चाहिए कि मैं जहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ। प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं शराब नहीं पीता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ, कोई दवाई नहीं खाता हूँ। सिर्फ खाने पीने और लाइफस्टाइल से, अखंड योग से, अखंड विद्या से ही मेरा सब चल रहा है, जिसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ एक भी नहीं है। ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश, उससे ही ज्ञान की प्रतिक्रिया भी दिन ब दिन इम्प्रूव होती जा रही है। आज मैं यही कहूँगा कि जो भी नए वीडियो आने वाले हैं वो पहले वालों से काफ़ी जुना अच्छे होने चाहिए, उसमें और भी संपूर्णता नहीं, और भी डिटेल होना चाहिए। मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उससे देखा जाएगा तो ब्लड, हार्ट और वेसल अपने आप में एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। और खून में प्लाज्मा ना होगा, सेल्स ना होंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी, सारे केमिकल्स नहीं हो और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम नहीं होगा, तो हम संपूर्ण नहीं हो सकते हैं। इसलिए रेस्पिरेशन और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी साथ में जुड़ के चलता है। अब मैं रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ, अगला हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे आ जाएंगे। जैसे डाइजेशन में लिया था, उससे पहले नर्वस सिस्टम में है, फिर इंडोक्राइन सिस्टम में है, फिर डाइजेशन में है, अब मैं रेस्पिरेशन पे हूँ, उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आ जाऊँगा। फिर आगे चलते चलते और भी संपूर्णता आ जाएगी। ये ही ज्ञान हमें एक सीक्वेंस की तरफ से देखना चाहिए कि कुदरत ने हर चीज़ को कैसे बनाया है, उसके इंटरलिंक्स क्या हैं, वो एक सीक्वेंस बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हम दुनिया को और भी अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। अब जाते थे कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। एंटी कोआगुलेटेड ब्लड है, जिसमें कोई कोआगुलेशन नहीं हो रही है। आप उसे इकट्ठा करते हैं और एक
समझ लीजिए उसको आप सेटल करके, उसको फॉर्मुलेट करके या रेगुलेट करके, या उसमें वो सेंट्रीफ्यूज में डालकर 300 आरपीएम में 30 मिनट्स के रखेंगे तो वो खून अलग हिस्सों में बदल जाता है। आप जैसे नीचे पिक्चर देखेंगे कि जो क्लियर पार्ट ऊपर वाला है वो 55% वो प्लाज्मा का है, और नीचे जो सेल्स हैं वो 40% रेड कलर के हैं, और बीच में आप बफी लेयर देखते हैं वो ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट के साथ जुड़ा हुआ है। आरबीसी रेड कलर का वो आप देख रहे हैं। यही चीज़ देखनी चाहिए। हम इस परसेंटेज को बना के रख सकते हैं तो इसका मतलब हम संतुलन है। अब आगे चलते हैं। अब ब्लड प्रोटीन की बात आती है। ब्लड प्रोटीन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर एलिमेंट है और वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। जो क्लियर फ्लूइड है वो 55% है, मैंने दिखा दिया है, मगर उसके अंदर 55% में जो वाटर कंपोनेंट है 91% है। जो सॉलिड कंपोनेंट है वो 9% है। जो सॉलिड जो कंपोनेंट है उसके दो हिस्से हैं, इनऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर जिसमें कार्बन नहीं है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं है। मैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। इनऑर्गेनिक में कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है, मैं कार्बन है, मैं बायोलॉजिकल CHO की बात कर रहा हूँ। और ऑर्गेनिक 8% है। ब्लड प्लाज्मा में आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी पड़े हुए हैं। मोस्ट कैपिलरीज जितनी भी हैं वो इम्परमिएबल टू प्लाज्मा प्रोटीन हैं। उसमें से प्रोटीन बाहर नहीं आ सकती हैं, रेड ब्लड सेल नहीं आ सकते हैं। उसमें सिर्फ फ्लूइड और लिक्विड वही प्रोडक्ट आ सकते हैं जो ज़रूरी हैं, और प्रोडक्ट सिर्फ खून में आता है। और हर सेल अपने आप में अमाइनो एसिड बनाता है, उसमें प्रोटीन बनाती है, वो आ जाता है। जो रिजल्टिंग डिफरेंसेस जो प्रोटीन के बाहर और अंदर में हैं वही ऑनकोटिक प्रेशर को बना देती हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। इसलिए ही इसको ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑनकोटिक कहा जाता है। आप ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने की कोशिश। ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर रिप्रेजेंट percentage of osmotically relevant pressure created by osmotically active particle within the blood plasma। ये एक ऐसा विषय है, डेफिनेशन है, जिसे समझना चाहिए। जब ऑस्मोटिकली बात आती है तो वो कैसा, ऑस्मोसिस कैसा होता है। और मैंने जो किताबों में देखा है जिसे डिफरेंट लिखा है, उन्होंने जहाँ तक कि ऑस्मोसिस को भी ठीक नहीं कहा। और मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, कुदरत का सबसे पहला जो रूल है वो इम्पॉर्टेंट है कि कुदरत हर तरीके से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है। जब ऑस्मोसिस की बात आती है वो हमेशा पानी की मूवमेंट होती है। पानी की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लो हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पानी में दो कंपोनेंट में एक तरफ पानी है और दूसरी तरफ उसमें सोडियम क्लोराइड डालते हैं, तो आपको कहाँ लगता है कि अब पानी कहाँ से कहाँ जाने वाला है? तो कुदरती पानी जिसमें 100% पानी है और जिसमें पानी कम है तो 100 से दूसरी तरफ जाएगा। वही डेफिनेशन हमें देनी चाहिए। इट विल बी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वही ऑस्मोटिकल है। जो चीज़ें मूव नहीं होती हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में, उसे ऑस्मोटिकली नेगेटिव कहा जाता है। हमें जो भी डेफिनेशन देनी है उसी किस्म की देनी चाहिए ताकि बच्चे हमेशा के लिए याद रखें। ये डेफिनेशन होनी चाहिए, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं कि मेजर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जैसे सोडियम है, इसकी कंसंट्रेशन 136 के पास होगी तो आप संपूर्ण होंगे। कैल्शियम 10 मिलीग्राम के पास होना चाहिए। क्लोराइड की रेशा 102 के पास हो। बाइकार्बोनेट भी उस तरीके से हो। पोटाशियम अपनी जगह हो, मैग्नीशियम हो, कॉपर हो, फॉस्फेट हो, प्रोटीन है, ये सब भी बराबर होने चाहिए। और फेरस और फेरिक की रेशो भी रहनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि जो फेरस सल्फेट ही इस्तेमाल किया जाता है, फेरिक को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ट्राइवेलेंट एक्टिव नहीं होते हैं। ये सब चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट बन जाते हैं ब्लड के। इन सब का संतुलन बराबर रहना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी ब्लड का रेगुलर हिस्सा होना चाहिए।
ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें खास करके सोडियम कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हाइपोनेट्रीमिया में जाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड हाइपर प्रोटीनीमिया भी ख़राब है। कैल्शियम की लेवल भी बराबर होगी तो अच्छा है, हाइपोकैल्शियम भी बराबर है, हाइपर कैल्शियम भी ख़राब है। सो ये संतुलन बन के रखेगा जो बॉडी बना सकती है, मगर उसके लिए ये देखना है कि कौन सी चीज़ें कितनी हैं। मगर मैं जानता हूँ अगर आप अनीमिक हैं, अगर फेरस सल्फेट लेंगे उसकी अब्जॉर्प्शन शुरू में ज़्यादा हो जाएगी। जब नॉर्मल पे लेगा तो वो उतना ही अब्जॉर्ब करेगा जितना ज़रूरी है। इसलिए समय के साथ चलते चलते अपने खाने में वो चीज़ देनी चाहिए जो इतनी ज़रूरी है, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेस्ट हो जाएगा, ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जैसे चलते चलते अगर आप वो संतुलन अपने में ला सकते हैं तो आप आयुर्वेद को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके जीवन भर के लिए सुरक्षित रह सकते हैं। ये है। अब आ जाते हैं टोटल ऑर्गेनिक मैटर जो 8% है, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन 7% है। अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन की रेशो भी अगर दिव्यांग के आधार पे होगी, अल्ब्यूमिन 61.803% और ग्लोबुलिन 38.1, तो आप सुरक्षित हैं। और उसमें फाइब्रोजन प्रोटीन की लेवल भी अच्छी होगी तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रोटीन का होना ज़रूरी है, तब जाके आपको ऑनकोटिक प्रेशर या ऑस्मेटिक प्रेशर ठीक रहेगा। मगर ग्लोबुलिन ज़्यादा है किसी कारण, थोड़ी ज़्यादा है, अगर वो बेनिफिशियल है तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं है तो आप उसको भी सुरक्षित करने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूँ कि ये सब चीज़ें हम अपने आप में सुरक्षित रख सकते हैं। अब जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंसेस है उसका 1% है। उसमें क्या यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटिनिन है। ये सब चीज़ें भी अपने आप में ज़रूरी हैं बस। और जो दूसरे एंजाइम हैं, शुगर हैं, फैट्स हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन, उसकी कंसंट्रेशन भी बराबर होनी चाहिए। न्यूट्रल फैट जो ट्राइग्लिसराइड है उसकी कंसंट्रेशन भी बराबर है। मगर जब मैं ट्राइग्लिसराइड की बात करता हूँ तो ये कहूँगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ट्राइग्लिसराइड में बदल जाता है लिवर में। अगर कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ सकते हैं। अगर आप डायबिटीज़ हैं तो ट्राइग्लिसराइड आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो डायबिटीज़ वालों में ट्राइग्लिसराइड की कंसंट्रेशन जितने कम होगी उतना अच्छा है। उसमें ही HbA1c भी कंसंट्रेशन बराबर होगी तो आपको कोई भी दुविधा का कारण नहीं है। तो ट्राइग्लिसराइड भी एक अच्छा पैरामीटर है। अगर 100 और 120 के अंदर रहेगा, समझ लीजिए आपकी कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन जो है वो बराबर है, आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस नहीं हैं और कोई भी दुविधा नहीं होगी। हमें हर अप्लाइड एस्पेक्ट को उस तरीके से देखना है। दूसरा फॉस्फोलिपिड्स हैं, ग्लूकोज है, कोलेस्ट्रॉल है, बाइल सेल्स है, बिलीरुबिन है, इन सब की रेशा भी आपको रेगुलरली चेक करनी चाहिए ताकि आप संतुलन से जीवन में सुरक्षित रह सकें। अब आते हैं कि प्राइम फंक्शन जो ब्लड है, जो सबसे पहला जो चीज़ उभर के आती है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पहला है, और न्यूट्रिशन जो डाइजेस्ट सिस्टम में आती है उसको भी दुनिया पूरे सेल में ले जाने का काम खून का है। एक्सक्रीशन जो किडनी और स्किन करती है वो भी खून के माध्यम से आती है। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स हैं वो भी खून के जाते हैं। होम्योस्टेटिक फंक्शन भी खून से होते हैं। स्टोरेज फंक्शन भी हैं, प्रोटेक्शन भी है, न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स है, ईस्नोफिल है, डिटॉक्सिफिकेशन है, डिसइंटीग्रेशन है, सब ल्यूकोसाइट के साथ जुड़े हुए हैं। इम्यून रिस्पॉन्स भी यही है। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी है। और ये कहा जाता है कि थाइमस उम्र बढ़ते बढ़ते कम हो जाता है, मगर मैं समझता हूँ कि अगर प्राणायाम आप बराबर करें, ये आखिरी तक अच्छे तरीके से बना, उन किस्म में शायद अल्बुमिन और ग्लोबुलिन की रेशो थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि आपकी जो थायराइड की जो थाइमस की प्रतिक्रिया है वो हमेशा बरकरार है। वो इम्यूनिटी में ज़्यादा काम आ सकती है, प्रोवाइडेड वो नॉर्मल तरीके की होनी चाहिए। अब रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को भी खून से माना जाता है। उसकी स्पेसिफिकटी जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी काम करती है, हीट कंडक्टिविटी भी है, पानी को समझाया है। हाई लेटेंट हीट एवेपोरेशन से होती है, जब एवेपोरेशन होता है तो मेंटेन होता है, उसके कारण बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होकर 37 डिग्री पर आ जाती है। ये सारे फंक्शन ब्लड ही अपने आप में कर देते हैं। अब एवोल्यूशन की जब बात आती है तो मैं यही कहूँगा कि बायोलॉजिकल लाइफ
समुंदर में शुरू हुई थी एज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसकी सारी ज़रूरतें समुंदर से मिली थी और बढ़ने के बाद सारी चीज़ें उसमें कर दी जाती हैं। मगर आज हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए हैं। अब समुंदर में तो लेने और देने के लिए नहीं जा सकते हैं। तो ये पूरे का समुंदर जो हमारे पास है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जिसकी कंसनट्रेशन सलाइन वाटर की तरह ही है, वार्म सलाइन है, वो चीज़ मैं दिखाने की कि हम में ये एक एक करके कैसे वो मल्टी सेलुलर से पहले एक माउथ होता था, खुलता था, फिर मल्टी सेलुलर करते, अब हम स्टमक से कितने 10 ऑर्गन्स बन गए हैं। तो वो हर रोल एक करके इवॉल्व हुआ है। उसके कारण खून भी रफ्तार में दिन ब दिन बढ़ता ही गया है। जो शुरू में लिक्विड था अब लाल होके हीमोग्लोबिन के कारण अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसमें बढ़ गई है। अब आते हैं एरिथ्रोपोइसिस, क्योंकि अगर खून है उसमें रेड ब्लड सेल का होना ज़रूरी है, फिर जाके ऑक्सीजन आ सकती है। अगर रेड सेल नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं हो सकती है। मगर रेड सेल को समझने के लिए इसमें भी 10 स्टेजेस हैं। अब मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका ज्ञान संपूर्णता से आगे बढ़े। जैसे देखिए, रेड ब्लड सेल की जो फॉर्मेशन है जो पेट माँ के पेट के अंदर है वो अलग तरीके से है। वो योग सैक से शुरू, इंट्रा यूट्राइन रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन जो है फर्स्ट स्टेज है। मीसोब्लास्टिक स्टेज में जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस होता है। फिर मीसोडर्म योग सैक से इंट्रावेस्कुलर इथ्रोपोइसिस होती है। जो सेकंड स्टेज है हेपेटिक स्टेज आती है, उसमें भी न्यूक्लिएटेड आरबीसी होते हैं। और मेसेंकाइम में ब्लड वेसल्स और टिश्यू में होते हैं। जो थर्ड है वो माइलेड शुरू हो जाता है, वो नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं, वो लिवर में और बोन मैरो में बनते हैं। ये शुरू में है, तब योग सैक से लेकर लिवर तक, उसके बाद बोन मैरो तक है। मगर जब अडल्ट फेज में आता है तो वो माइलेड ही बन जाता है। पहले पूरे जिस्म में होता है तो फिर चलते चलते वो सेंटर में आ जाता है। पेरिफेरल टू एक्सियल बोन मूवमेंट, वो अपने आप में चलते, जैसे उम्र बढ़ेगी तो वो एक्सियल में आ जाता है, पेरिफेरल में कम हो जाता है। अब जो रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन है वो 10 स्टेजेस में है। जैसे प्रोलिफरेशन है, डिफ्रेंशिएशन है, मैचुरेशन है, रिलीज है, फंक्शनल आरबीसी, सिनाइल हैं, और ये सब 21 दिन में बनते हैं। और 10 स्टेजेस के बारे में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये 10 स्टेजेस में दिव्य के आधार पे बनता है। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है, जो प्लूरीपोटेंट या टोटीपोटेंट जर्म सेल्स है, और उसका जो साइज है 21 माइक्रॉन्स है, माइक्रोमिलीमीटर है। वो इरेगुलर शेप होता है, उसका ब्लू कलर होता है, उसमें लार्ज न्यूक्लियस होता है और लिमिटेड साइटोप्लाज्म होता है। ये यानी कि उस लिविंग सेल की क्वालिटी है। अब उसके बाद प्रोलिफरेशन शुरू हो जाते हैं, तो उसमें बाद रिप्रोड्यूस एक्सटेंसिवली करते हैं द बिगनिंग स्टेजेस में प्लूरीपोटेंट, और अलग किस्म के सेल उसमें से बनते हैं। कोई एरिथ्रोसाइट है, कोई ल्यूकोसाइट है, कोई प्लेटलेट की तरफ है वो। मगर जो शुरुआत में प्लूरीपोटेंट, इसलिए इसे प्लूरीपोटेंट कहते हैं। अब जो ग्रोथ इंड्यूसर्स हैं जो आवश्यक हैं सेल बनाने के लिए, उसमें सबसे पहले जो उभर के आता है वो इंटरल्यूकन 3-1 है। अगर ऐसे समझ लेंगे तो आप समझने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। अब मैं इस वक्त ये भी कहना चाहूँगा कि आपको लगेगा कि मैं स्टूडेंट की समझाने की कोशिश कर, मैं समझता हूँ कि हर इंसान को स्टूडेंट ही बनना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट बनेंगे, अपने आप को समझेंगे, आप खुद अपने डॉक्टर बनेंगे, तो आपका उद्धार ज़्यादा अच्छा है। मैं इसलिए दुनिया को, सारी दुनिया को दे रहा हूँ कि ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं है, सबके लिए है। मैं चाहता हूँ हर इंसान अपना डॉक्टर खुद बन जाए। तो इंटरल्यूकन 1, IL-3 है, ये 3 है, जो फैक्टर्स हैं, ये सब जानने की कोशिश कीजिए जहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब आ जाते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन में। प्लूरीपोटेंट जो 21 का है, उसका वॉल्यूम है 900 क्यूबिक माइक्रॉन्स का है, न्यूक्लियस लार्ज है, हीमोग्लोबिन नहीं है, फंक्शन प्रोलिफरेशन है, और साइज 21 टू 22 माइक्रॉन बढ़ता है फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन में। अब सेकेंड स्टेज ऑफ क्रिएशन में 22 माइक्रॉन बन गया है, न्यूक्लियस 12 मिलीमीटर का बन जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं है, डिफ्रेंशिएशन शुरू हो गई है, ये रेगुलर साइज है, ब्लू कलर है, और कमिटेड प्रोजेनेटर है। ये सेकेंड स्टेज है।
जब थर्ड स्टेज आती है तो बर्स्ट फॉर्मिंग एरिथ्रोसाइट स्टेज आ जाती है, वो भी इरेगुलर है, 20 माइक्रोन साइज है, 21, 22 हुआ, अब 20 पे आ गया है। ये भी ब्लू कलर का है, बेसोफिलिक है, एक्टिव माइटोसिस होती है, उसकी डिवीजन हो रही है, डिफ्रेंसिएशन हो रही है, और जहाँ पे थर्ड स्टेज में एरिथ्रोपोइटिन आ जाती है जो किडनी बनाती है। किडनी इसकी जो प्रोडक्शन है वो हाइपोग्लाइसीमिया के साथ जुड़ी हुई है। अगर रेड ब्लड सेल कम हो गए हैं, ऑक्सीजन कम हो गया तो किडनी उसमें से एरिथ्रोपोइटिन बनाएगी। जब एरिथ्रोपोइटिन जहाँ पे आएगी तो आरबीसी की प्रोडक्शन ज़्यादा शुरू हो जाती है। ये भी जीवन का सत्य है। अब आते हैं कि फोर्थ स्टेज में साइज और कम हो जाता है, 21, 22 टू 20 टू 18 आ गया, ब्लू ही एक्टिव माइटोसिस है, मगर जहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन भी है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड दोनों हिस्सा आके फर्दर डिफ्रेंसिएशन में आगे बढ़ने में काम करता है। इसलिए खून की रफ्तार के लिए एरिथ्रोपोइटिन के साथ विटामिन B12 और फोलिक एसिड होना ज़रूरी है। इसलिए शायद कि स्टमक में B12 की एब्जॉर्प्शन हो जाती है इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स के साथ। अब आते हैं कि फिफ्थ स्टेज में है प्रोनॉर्मोब्लास्ट आ जाता है, वो इरेगुलर ही है, उसका साइज और कम हो गया, 16 है, भी ब्लू कलर है, एक्टिव माइटोसिस है, जहाँ पे भी वही चीज़ है जो पिछले में है। अब आते हैं सिक्स स्टेज में, तो बेसोफिलिक स्टेज ही है, बट ये अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है, वो प्रो था, ये नॉर्मो है, ये पहली स्टेज है। शेप आज भी इरेगुलर है, साइज 14 माइक्रोन तक कम हो गया है, साइटोप्लाज्म आज भी ब्लू है, उसमें आरएनए दिखना नजर आ जाता है, और यहाँ पे एक्टिव माइटोसिस है, डिफ्रेंसिएशन है, एरिथ्रोपोइटिन है, मगर जहाँ पे रिबोसोम सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है जो कि आरबीसी को बनाकर आगे ले जाने की कोशिश करेगा। और जो सेवन्थ स्टेज है उसे पॉलीक्रोमेटिक कहते हैं, जिसमें अलग अलग किस्म के रंग है, जो वो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज है। पहला जो अर्ली था ये इंटरमीडिएट है, इसमें भी इरेगुलर है, मगर साइज 12 माइक्रोन तक आ गया है, मल्टीपल कलर्स हैं, एक्टिव माइटोसिस है, मगर न्यूक्लियस नहीं है, सेल डिवीजन खत्म हो चुकी है। यहाँ पे आयरन और कॉपर आना शुरू हो जाता है ताकि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस यहीं पे शुरू हो जाती है। आयरन आ गया, फेरस आ गया, कॉपर आ गया, तो हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाएगा। जब अगली स्टेज आती है तो ऑर्थोक्रोमेटिक है, वो लेट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज है, जहाँ पे भी इरेगुलर, अब जो शेप है इरेगुलर से अब रेगुलर होना शुरू हो गई है। अब हम 21 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक आ गए हैं, कलर लाल रंग का बन चुका है, और जहाँ पे हीमोग्लोबिन अच्छी बनना शुरू हो गई है, वहाँ न्यूक्लियस नहीं है, सेल डिवीजन खत्म हो जाएगी है, और हीमोग्लोबिन अपने आप में काफ़ी हद तक बढ़ गई है। जब नेक्स्ट स्टेज आती है तो रेटिकुलोसाइट है, तो अब ये इंट्रावेस्कुलर से एक्स्ट्रावेस्कुलर की तरफ आ जाता है, खून में आ जाता है, और उसकी शक्ल 8 माइक्रोन तक आ जाती है, शक्ल रेगुलर है एज यू कैन देखें, और उसमें रेड कलर का और भी इस्तेमाल हो जाता है, और नॉन न्यूक्लियर सेल डिवीजन नहीं है, और ये सर्कुलेशन में देखा जाता है। इसमें फाइन रेटिकुलम है, मगर ये सर्कुलेशन में आ जाता है, मगर कंसंट्रेशन बहुत कम है। मगर जो 10th स्टेज है वो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं, वो 7 माइक्रोन साइज हैं, बाइकनेट साइज का हैं, फुली रेड हैं, और वही जानने की कोशिश है कि यहीं पे सत्य हो जाता है। मगर जहाँ पे जो वॉल्यूम टोटिपोटेंट का प्लूरिपोटेंट का था 900 क्यूबिक माइक्रोन था, जहाँ पे आके 90 क्यूबिक माइक्रोन तक आ जाता है। 7 × 7 + 1.8 में यही है। अगर जब ये है तो हम आगे संपूर्णता के साथ जा रहे हैं कि जो वॉल्यूम की कंसंट्रेशन भी 10 टाइम्स कम हो चुकी है। अब इसी चीज़ को मैंने इस पिक्चर में दिखाया है कि कैसे ये 10 स्टेजेस प्लूरिपोटेंट, कोमेटेड, बर्स्ट, कॉलोनीफॉर्मी, प्रोनॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट, लेट, रेटिकुलोसाइट वो है, और साइज में 21 से 22 होता है, फिर 21 से 7 माइक्रोन से आ जाता है, 900 से 90 आ जाता है, रिडक्शन 7 टाइम की है, और इरेगुलर बाइकनकेव बन जाता है, और कैसे ही इसकी पूरी प्रतिक्रिया में 21 दिन ही लगते हैं। ये खूबी चीज़ है, और एक स्टेम सेल 10,000 रेड ब्लड सेल देता है। ये सब खूबियाँ कुदरत की देन है, हमें जानना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब आ जाते हैं हीमोग्लोबिन की तरफ, जहाँ पे कि अगर खून है उसमें रेड ब्लड सेल हो, और रेड ब्लड सेल में
हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को ले जाती है, तो ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन के लिए हीमोग्लोबिन को जानना अनिवार्य है। आप जहाँ पे देख रहे हैं, मैं इसको डिटेल में नहीं दिखाऊंगा, आप आसानी से देख सकते हैं। इससे हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के भी 10 स्टेजेस हैं। जैसे सक्सिनाइल CoA ग्लाइसिन से शुरू होता है, वो बनते हुए ही प्रोटोफायरिन 9 तक आ जाता है। उसमें फेरस आने के बाद दोनों मिलके हीम बन जाता है, फिर हीम और ग्लोबिन दोनों मिलके हीमोग्लोबिन बन जाता है। इसको जानना ज़रूरी है, आप ध्यान के साथ अलग से बाद में पढ़ सकते हैं। आप जैसे में हीमोपोएटिक सेल्स हैं जिसमें आरबीसी बनता है, तो मैंने ये कहा था कि एरिथ्रोपोएटिन की कंसंट्रेशन किडनी में होती है जब टिश्यू ऑक्सीजनेशन कम हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है, तो वो शुरू हो जाता है। ये साइकिल भी अगर आप समझ लेंगे तो आप समझ लेंगे कि हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपर ऑक्सीमिया, जो ऑक्सीजन की हाइपोक्सिया जो है, अनीमिया है, लो ब्लड वॉल्यूम है, ये सब चीज़ें टिश्यू ऑक्सीजन को कम करते हैं। एरिथ्रोपोएटिन आती है, उससे प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेज में। जैसे वापस मैं कह रहा हूँ कि बर्स्ट फॉर्मिंग स्टेज में ही डिफ्रेंसिएशन बन के एरिथ्रोपोएटिन काम करती है। ये दोबारा मैं दिखाने की कोशिश कर कि ये थर्ड स्टेज में काम करना चाहिए, उसके बाद साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन आप ऊपर देख सकते हैं, वहाँ भी ऑलमोस्ट 10 स्टेजेस में ही आता है। मैं वो डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, मगर जो स्ट्रक्चर है वो दिखाया हुआ है हीम का। और जो ग्लोबिन है उसमें 4 किस्म की ग्लोबिन हीमोग्लोबिन आते हैं जो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को ले लेती हैं। ये जो स्टेज है वो आपको समझकर आगे ले जाने में अच्छा काम करेगी। आप देखिए, पहला जो ऊपर का है हीमोग्लोबिन है, उसमें पहला ऑक्सीजन आया हुआ है, वो एक जगह लगा है, फिर दूसरे में 2 जगह लगा है, फिर तीसरे में 3 जगह लगा है, और चौथे में 4 जगह है। आप आसानी से देख सकते हैं। और जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन 0% से 100% जाने के लिए अगर आप देखेंगे, जितना pH कम होगा उतनी बढ़ेगी, जितना pH कम होगा उतनी ही इसकी कमी होगी। ये भी पिक्चर साफ शब्दों में नज़र आ जाती है। अब यही चीज़ मैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन में भी वही चीज़ है। जो डिक्रीज टेम्परेचर हो जाए, डिक्रीज DC हो और हाइड्रोजन डिक्रीज हो, कार्बन डाइऑक्साइड मोर हो, तो वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अगर ये कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो राइट की तरफ ये डिसोसिएशन में भी काम करता है। इसे हम डिटेल में जहाँ पे नहीं दिखाएंगे, आप खुद पढ़ सकते हैं। इसको ध्यान में रखें कि अब्जॉर्प्शन और डिसोसिएशन दोनों ही ज़रूरी हैं, और उसमें pH का और टेम्परेचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो होम्योस्टेसिस के पॉइंट में आपको एक हिंट दे रहा हूँ, मगर उस पर चलना आपका काम है। अब आ जाते हैं प्राणायाम की तरफ। कैसे प्राणायाम करने से हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक अनिवार्य सवाल पैदा हो जाता है। अब एक चीज़ मैं इस वक्त दिखाना चाहता हूँ कि हम बैनियन ट्री, पीपल ट्री लगाते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रोडक्शन की कैपेसिटी 24 आवर्स है, पूरे दिन में बनाता है, इसलिए बैनियन को बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है। साथ में रात के भी कुछ टी से एलोवेरा वगैरह हैं, वो भी ऑक्सीजन आपको रात को भी दे सकती है। जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे अब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी होगी। अब जब ब्रीथिंग की एक्सरसाइज आती है तो सबसे पहले मैं सेक्शनल ब्रीथिंग की बात करता हूँ, जिसमें अगर आप डीप सांस लेंगे तो पेट नीचे की तरफ जाके खुलता है, वो अब्डोमिनल ब्रीथिंग होती है। जब उसके बाद फर्दर जाएं तो चेस्ट एक्सपेंड होती है, उसके बाद फर्दर जाएं तो क्लेविकल की तरफ जाता है, फर्दर जाएं तो पूरी ब्रीथिंग होती है। हमें पूरी डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए, जिसके आधार में वेगस प्रीडोमिनेंट हो जाएगी, रेस्पिरेशन रेट कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर और रेट सब चीज़ से लाभदायक है। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा लाभदायक इसलिए है क्योंकि ये अपने आप में वेगस प्रीडोमिनेंट करके ब्लड प्रेशर को कम करता है, हार्ट रेट को कम करता है, रेस्पिरेशन रेट कम करता है, और ऑक्सीजन अब्जॉर्प्शन में ज़्यादा मदद करता है, और पूरा ही लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। किसी किस्म की कोई दुविधा नहीं आएगी। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट सबको सीखना चाहिए। अब्डोमिनल ब्रीथिंग, थोरेसिक ब्रीथिंग, क्लेविकल पहले इंडिपेंडेंट कीजिए, फिर जाके एक में मिला लेंगे तो आप संपूर्ण बन जाएंगे। अब आ जाते हैं कि ब्रेथ बैलेंसिंग जो प्राणायाम है, आप लेफ़्ट से शुरू करिए और राइट की तरफ जाए। राइट से जो पूरा साइकिल है वो 90 मिनट का है, इसे ही हम राहु कॉलम कहते हैं। और लेफ़्ट से शुरू कीजिए,
वो ईड़ा के साथ जुड़ा हुआ है, और राइट वाला जो पिंगला के साथ जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम के साथ जुड़ा है, और जो बीच का है वो क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक के साथ जुड़ा हुआ है। ये दोनों का बैलेंस ये है, लेफ्ट पहले ईड़ा है, बीच का सुषुम्ना है, फिर राइट का है पिंगला है, फिर बीच का सुषुम्ना है, फिर ईड़ा है। ये संतुलन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें आप देखेंगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों का बैलेंस हो जाता है। ये कुदरत की देन है, जिसके लिए मैंने चक्रजोर में इसका और नाड़ियों में इसका वर्णन किया है कि कुदरत ने बनाया ही ऐसा है। इसलिए लंग्स को पूरा खोल दीजिए, फिर स्लो ब्रीथिंग लीजिए और पूरे जिस्म में शांति के साथ चलेगा तो आप ब्रीथिंग को अच्छे तरीके से समझ के उसको आगे ले जा पाएंगे। और मैं चाहता हूँ किसी को भी होल्डिंग नहीं करनी चाहिए, आराम से कीजिए। लेफ़्ट से शुरू कीजिए स्लोली, फिर राइट से फिर लेफ़्ट की तरफ आइए। ये बार बार कीजिए, जितना ज़्यादा लंबा करेंगे उतनी ही आपके लिए ज़रूरी है। आप भस्त्रिका, जैसे मैंने ECP की बात की थी, तो भस्त्रिका वहीं पे है। अब इसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ लोअर अब्डोमेन आ जाता है, और साथ में यही कहूँ कि सारी दुनिया का कारण इसमें है। आप पद्मासन में बैठिए, माउथ बंद कीजिए एंड कनेक्ट जो टंग है वो पैलेट का खिचड़ी मुद्रा कीजिए, उसमें लोअर और अपर चीज खिल जाते हैं। क्लोज द आइज एंड कनेक्ट द अब्डोमेन मसल्स विद फोर्स। आंखें बंद करके नीचे पेट को दबाइए, वो कहीं ना कहीं फास्ट चलना चाहिए। रिपीट इट फॉर 20 मिनट्स। उसके बाद आराम कीजिए, फिर दोबारा आप कर सकते हैं। अगर ये बात आप करते हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आप संपूर्ण हो जाएंगे। इसमें सारे के सारे ब्लॉक वो कोरोनरी आर्टरीज के हों जो दूसरे हैं वो भी ठीक किए जा सकते हैं। अब आ जाती कपालभाति में दिमाग, जो पहला लोअर एब्डोमेन के, इससे अपर दिमाग का काम करता है। और जहाँ पे आप कंफर्टेबली योगिक में बैठिए, आंखें बंद कीजिए, माउथ बंद कीजिए और नाक से सांस लेना शुरू कर दीजिए और डीप लीजिए और छोड़िए, डीप लीजिए और छोड़िए। और इसमें आप मुद्रा का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे चिन्ह मुद्रा वगैरह है, तो शुद्धिकरण और भी अच्छा हो जाएगा। पूरा दिमाग और अपर चक्रास वगैरह सब ठीक हो जाते हैं। तो कपालभाति भी सीखिए, भस्त्रिका भी सीखिए, बैलेंसिंग भी सीखिए और सेक्शनल ब्रीथिंग भी सीखिए। अब आगे चलते हैं। आप ये 4 एक्सरसाइज करने से गर्मी बढ़ जाती है, तो फिर शांति के लिए सर्दी का होना ज़रूरी है। इसलिए आप कंफर्टेबली बैठ के टंग को फोल्ड कीजिए और स्लोली सांस लीजिए। टंग फोल्ड हो गई है, उसमें होल बन गया है अब्डोमेन में, उसे लेंगे तो आपके जिस्म में शांति आ जाएगी। और वो ज़रूरी है कि आपका बॉडी टेम्परेचर 37 के पास ही रहना चाहिए। शुरू में ज़रूरत से ज़्यादा हाई टेम्परेचर सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अब आ जाते सूर्य भेदना। पद्मासन में बैठे, आंखें बंद कीजिए और बोथ आइज और लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद कीजिए। स्लोली इनहेल थ्रू द राइट नॉस्ट्रल, देन सिट इन क्लोज एंड रिटेन द ब्रेथ फॉर सम टाइम। मगर ये मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। किसी किस्म की भी होल्डिंग आपकी कुंडलिनी को अवेकन कर देगा। मैं चाहूँगा इसको, मैं तो नहीं करता हूँ, मगर क्योंकि इसे दिखाया जाता है तो लोग एक्सपर्ट के बैट में इसकी कर सकते हैं, मगर मैं नहीं करता हूँ। उज्जयी भी वो अपने आप को पद्मासन में क्लोज द माउथ कीजिए, इनहेल स्लोली फ्रॉम द बोथ नॉस्ट्रल्स और उस रिटेन करने के बाद फिर कंफर्टेबल। आप ये प्रतिक्रिया भी करेंगे तो आपकी प्राणायाम की परिभाषा बढ़ सकती है, मगर मैं यही कहूँगा ये अंडर सुपरविजन ही कीजिए, खुद करने की कोशिश नहीं कीजिए। और पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद करेंगे तो मैं समझता हूँ कि लाभदायक होता, मगर मैं नहीं करता हूँ। मुझे किसी किस्म की होल्डिंग पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें कुंडलिनी जागृत होने के चांसेस बहुत हाई है और मैं समझता हूँ कि ये काम नहीं होना चाहिए। अब मैंने प्राणायाम की बात कर दी है, अब इसके यही कहूँगा कि ये सब प्रतिक्रियाएँ सुबह शाम खाली पेट आप योगासना करने के बाद प्राणायाम कीजिए, फिर उसके बाद मेडिटेशन कीजिए। फिर आप, मैं कह सकता हूँ कि अखंड योग के 10 हिस्सों को अगर समझ सकते हैं तो आप कुदरत के साथ जुड़ जाएंगे। उसके आधार पे कुदरत की हर चीज़ आपको समझ भी आ जाएगी। उसके साथ आगे चलने के लिए आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। यही मेरे जीवन में, मैं अगर दिव्यांग तक पहुंच गया हूं कि ये सारी की सारी चीज़ आयुर्वेद से शुरू करके, योगासन से शुरू करके, अखंड योग को लेकर, अखंड विद्या को लेकर, पूरे ज्ञान को, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, 64 आर्ट को मैंने सामने की कोशिश की है। मैं
तभी जाके अपने में संपूर्णता ला पाया हूँ। इसके आधार पे ही मैं दिव्यों को भी देख पाया हूँ, वो कर पाया हूँ। अब आते हैं आखिरी स्लाइड पे। इसमें जो भी मैंने अभी तक दिखाया सब इसी में है। मुझे लगता है कि मैं सब समझा चुका हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।